नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख्वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। आज विश्व गठिया रोग दिवस है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी दी जा सके, उन्हें जागरूक किया जा सके, इसके इलाज के बारे में उन्हें बताया जा सके। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी, जो सर गंगाराम अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिमेटोलॉजी में। साथ ही साथ डॉक्टर चतुर्वेदी एशिया पैसिफिक लीग ऑफ रिमेटोलॉजी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। स्वागत है डॉक्टर चतुर्वेदी आपका आवाज़े ख्वातीन में। नमस्कार, जय हिंद। डॉक्टर चतुर्वेदी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गठिया रोग क्या है, ये कितने तरह का होता है, एक आम व्यक्ति कैसे समझे कि उसे गठिया है या गठिया हो रहा है। रत्ना जी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे जैसे आपने कहा ना, कोरोना के टाइम पे पूछा भाई कोरोना होता क्या है, ऐसी गठिया क्या चीज है। तो देखिए, जितनी भी बीमारियां हैं जिनमें कि जोड़ों में दर्द हो सकता है, मसल्स में दर्द हो सकता है, ये जो अपना शरीर है ये बना हुआ है जोड़ों से और सॉफ्ट टिश्यू से। तो हमारी स्पेशलिटी जनरली डील करती है जब भी आपके जोड़ों में या तो दर्द हो या सूजन हो, ऐसे ही आपके सॉफ्ट टिश्यू में या सूजन या दर्द हो। और कई और भी ऑटोइम्यून बीमारियां हैं जिनको हम बोलते हैं मल्टी सिस्टम डिजीजेस। मल्टी सिस्टम का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ हार्ट की ही बीमारी है। भाई आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो कहता है आपको हार्ट की बीमारी है, विद कई सिस्टम्स इन्वॉल्व हों। उसका कारण है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो आपकी किसी चीज पे भी अटैक कर सकता है। हो सकता है कि आपके बालों पे अटैक करे तो आपके बाल झड़ने लगे, आपके स्किन पे अटैक करे तो आपका स्किन रेड हो जाए, आपके हार्ट पे अटैक करे तो हार्ट में। तो मल्टी सिस्टम डिजीजेस भी हमारे क्षेत्र में आती हैं। इन सब बीमारियों के लिए पहले कोई स्पेशलिस्ट नहीं हुआ करता था। बाद में पिछले 40-50 साल पहले अमेरिका में ये स्पेशलिटी बनाई गई जिसको कि रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। और ये सब बीमारियां जो मैंने आपको बताई हैं, इनको एक उस परिप्रेक्ष्य में लाया गया जिनको रूमेटोलॉजी बोलते हैं। हाँ, कॉमन भाषा में इनको गठिया कहा जाता है या कमर का गठिया कहा जाता है। क्यों, कई जैसे बीमारियों को जब क्लासिफाई किया जाता है, जैसे एक जमाने में जब हम कहते हैं ना, पुराने जमाने में जब बुखार आता था तो लोग कहते थे भाई बुखार हो गया। उसके बाद बोला कि नहीं, बुखार नहीं, ये मलेरिया अलग है, ये टाइफाइड अलग है, ये कोरोना अलग है। तो ऐसे ही पहले एक जमाने में हम कहते थे भाई गठिया हो गया। बट गठिया के 100 प्रकार हैं और 100 यही विज्ञान ने किया कि ये अलग अलग बीमारियां हैं और इनका इलाज भी अलग अलग है और इनकी जो प्रोग्नोसिस है वो भी अलग अलग है। हाँ, एक कॉमन भाषा में जरूर हम इनको गठिया बोलते हैं, जिसको हम लोग हमारी भाषा में बोलते हैं एक रूमेटोलॉजी की बीमारी हो गई है। तो उसके 100 प्रकार होते हैं। उसके लिए आपको रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जो आपको बताएगा कि आपको गठिया है या कमर का गठिया है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कोई और मल्टी सिस्टम कनेक्टिव टिश्यू बीमारियां हैं। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं? वो आपने देखा है ना, कोई जब घर बनता है तो जैसे आपका ईंटों से बनता है तो ईंटों के बाद उसमें लगाया जाता है सीमेंट। ऐसी बॉडी सेल्स से बनी हुई है और जो सॉफ्ट टिश्यू लगा हुआ है उसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो इनमें कनेक्टिव टिश्यू बीमारियां भी आती हैं। जी, तो देखिए, सबसे ज्यादा मुश्किल आती है रोगियों को ये तय करने में कि यदि उन्हें किसी तरह की जोड़ों से संबंधित समस्या है तो वो किसके पास जाएं। तो ये सबसे पहले आप बताएं कि वो उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्रम क्या है जिस क्रम में वो डॉक्टरों के पास पहुंचे। देखिए, कभी कभी हमारे पास पेशेंट लेट इसलिए आते हैं कि शायद उनको कोई ज्ञान देने वाला नहीं होता कि इन बीमारियों लेके कहाँ जाएं। तो ट्रेडिशनली क्या होता था पहले, जैसे एक जमाने में मेरे फादर डॉक्टर थे तो कहा जाता था भाई आंख और नाक के डॉक्टर एक ही हैं, क्यों, तो पास पास में नाक और आंख। बाद में पाया गया कि नहीं, ये तो अलग अलग सिस्टम है। ऐसे ही यदि आपको चोट लग जाए तो सबसे अच्छा डॉक्टर ऑर्थोपेडिक है। बट यदि आपको जोड़ों की बीमारियां हैं, जैसा मैंने बताया कि जोड़ों में सूजन है या दर्द है, या उसके लिए रोमेटोलॉजिस्ट। तो ये दो अलग अलग स्पेशलिटी हैं। यदि आपको चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए या आपको सर्जरी करानी हो तो सबसे अच्छा डॉक्टर रूमेटोलॉजिस्ट है। बाकी जितनी जोड़ों की बीमारियां हैं, सूजन है, कमर में दर्द है,
इन सब के लिए रूमेटोलॉजिस्ट है वो आपको बताएगा कि ये क्या है, गठिया है और किस तरह का गठिया है। देखिए, दो तरह का हम लोगों ने, विज्ञान ने इस पे काम किया है। एक को बोलते हैं रेड फ्लैग गठिया, मतलब उसको आपको जल्दी ठीक करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रेड फ्लैग आर्थराइटिस। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, एक मेडिकल इमरजेंसी है। जैसे आपके घर में कोई वृद्ध है, उसके घुटने में परेशानी है, उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। वो ग्रीन फ्लैग आर्थराइटिस है, मतलब उसका वेट किया जा सकता है। बट रेड फ्लैग आर्थराइटिस है जिसको कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, क्योंकि उसमें जोड़ बहुत जल्दी खराब होते हैं और वो यंग वुमेन में होती है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं एक बार सुषमा स्वराज जी को इनवाइट करने गया था जब वो हेल्थ मिनिस्टर थी, तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो मैंने कहा सर जो ये बीमारी है मैडम, ये बीमारी यंग लेडीज की बीमारी है, यंग वुमेन की बीमारी है। तब उन्होंने कहा अच्छा मैं आऊंगी, मुझे नहीं मालूम। तो ये जो रेड फ्लैग आर्थराइटिस है या जो डेंजरस आर्थराइटिस है, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहलाती है। और जो इतना डेंजरस नहीं है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये दो बीमारियां बड़ी डेंजरस हैं, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एक स्पाइनल आर्थराइटिस। जी, तो आपने 3 तरह के अभी आर्थराइटिस के बारे में बताया। आपने बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड और स्पाइनल। ये स्पाइनल आर्थराइटिस जो है वो पहली बार जो है शायद कई लोगों को इसका ज्ञान नहीं होगा कि स्पाइनल आर्थराइटिस भी एक तरह की ये होती है। ये क्या होती है सर? ये थोड़ा आप हमें बताएं। जी हाँ रत्ना जी, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि 100 तरह की आर्थराइटिस होती है, तो 100 में से 3 ये कॉमन है। मतलब हम यदि हम ओपीडी में बैठे हैं, तो यदि 100 पेशेंट आते हैं तो उसमें से रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और स्पाइनल आर्थराइटिस, 3 सबसे ज्यादा कॉमन है। तो जो जो ग्रीन फ्लैग आर्थराइटिस है या जो इतनी डेंजरस नहीं है, वो बुढ़ापे की बीमारी है। जैसे कि आप कहें हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके जो पैरों में जो घुटने में प्रॉब्लम है, हमारे कभी आपने घर में भी देखा होगा, जिनके घुटने में परेशानी है, उम्र हो गई है, बाल आपके सफेद हो रहे हैं, तो जोड़ भी सफेद हो रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। देखिए, आज भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का बहुत बड़ा इलाज नहीं निकला है। कई हम लोग दवाइयां देते हैं, आपने भी सुना होगा, कोई बोलता है कि ये कर लीजिए, कई बोलता है उसको वो कर लीजिए। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बीमारी है, उसका इलाज जिस दिन निकल जाएगा उसको नोबेल प्राइज मिलेगी, देख लीजिए। जैसे सफेद बाल का कोई इलाज नहीं है, ऐसी ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज। बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस का और स्पाइनल आर्थराइटिस का इलाज है। जो डेंजरस आर्थराइटिस है उसका इलाज विज्ञान ने निकाल लिया है। दोनों में क्या अंतर है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको गठिया बोलते हैं और स्पाइनल आर्थराइटिस को कमर का गठिया बोलते हैं। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो जनरली लेडीज की बीमारी है, विमेन की बीमारी है। सो 80-90% आपको लेडीज ही मिलेंगे। और जो स्पाइनल आर्थराइटिस है वो मेल्स की बीमारी है। दोनों यंग लोगों में होता है। यंग का मतलब है 20 से 35 साल की उम्र में। तो आप सोच सकते हैं वो बहुत प्रोडक्टिव उम्र होती है। उस समय आदमी अपने कैरियर बना रहा होता है, कोई शादी कर रहा होता है। और बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है कि लेडीज जब शादी कर रहे हैं और शादी के बाद फिर उनको गठिया हो जाता है, क्योंकि जनरली ये होता है आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी के बाद जनरली होता है। ऐसा क्यों होता है? उसके कई कारण है, वैज्ञानिक कारण। बट उसमें क्या होता है कि उस समय जो गठिया रोग जो इसमें जनरली हाथों की बीमारी है। ये जो गठिया है वो हाथों की बीमारी है, और जो कमर का गठिया है, जैसा उसका नाम ही है, ये कमर की बीमारी है। ये दोनों का मेन चीज क्या होगा? सुबह सुबह ज्यादा दर्द होगा, मतलब आपके सुबह सुबह हाथ अकड़ जाएंगे, या सुबह सुबह आपका जो स्पाइन है, जो आपका बैक है, वो अकड़ जाएगा। तो हम एक ही क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट से कि क्या तुम लोग जब आराम करते हो तब ज्यादा होता है क्या? तब पेशेंट बोलता है हाँ डॉक्टर साहब, मैं जब आराम करता हूँ तो मेरा बहुत होता है, सुबह सुबह मेरा अकड़ जाता है, मैं थोड़ा चलता फिरता हूँ तो अच्छा हो जाता है। इन गठिया को, जो कमर का गठिया है या गठिया है, इसको हम लोग बोलते हैं रेड फ्लैग आर्थराइटिस। यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो आपके जोड़ खराब हो सकते हैं, आपका स्पाइन खराब हो सकता है। लकीली इसका आज ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया है, उसमें एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, हम लोग जिसको बोलते हैं रूमेटॉइड फैक्टर या एनटीसीसीपी। खैर नाम से कुछ भी नहीं है। ओनली थिंग एक ही एडवाइस है कि जितनी जल्दी हो सके आप एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। जिस तरह, क्योंकि मैंने बोला ये कि मेडिकल इमरजेंसी है, उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ही जल्दी करना चाहिए। और जो कमर का गठिया है,
वो क्या पेशेंट बताएगा कि साहब मैं जब आराम करता हूँ, सुबह सुबह उठता हूँ तो मेरा कमर अकड़ जाती है, वो कमर का गठिया है। उसमें एक जीन पॉजिटिव होता है, वो रूमेटॉइड फैक्टर उसमें पॉजिटिव नहीं होता, उसमें एक जीन है जो मिलता है जनरली 90% लोगों में, उसको बोलते हैं HLA-B27। तो एक बहुत बड़ा एक साइंटिफिक एडवांसमेंट है कि हम लोगों ने ये कहा है कि भाई जिनको HLA पॉजिटिव हो, फिर उनको हम देखते हैं कि भाई उनको कमर का गठिया है क्या। और ऑस्टियोआर्थराइटिस वो है, वो ऐसा है कि एक जैसे बाल सफेद हो रहे हैं ऐसे जॉइंट सफेद हो रहा है। जॉइंट के अंदर एक स्प्रिंग होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, वो जी कार्टिलेज धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो जिसे कहते हैं, कई लोग बोलते हैं गैप हमारा खत्म हो गया है, तो धीरे धीरे ये दोनों बोन एक के ऊपर एक आ जाती है। तो जब वो ये जी लोग सीढ़ी चढ़ते हैं उतरते हैं तो उनको ज्यादा दर्द होता है, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इस पे कभी काफी काम हो रहा है। जी। डॉक्टर वेद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जैसे कमर के गठिया के बारे में बताया, उसका टेस्ट कहाँ कहाँ होता है? ये बहुत ही, देखिए इसके बारे में सबसे ज्यादा अज्ञानता है हमारे डॉक्टरों के बीच में। मैं आपको रत्ना जी, आप फोन करके 100 पेशेंट्स, यदि 100 डॉक्टरों से भी पूछे जो एक छोटे गांव में काम कर रहे हैं, तो उनको भी नहीं मालूम कि कमर के दर्द दो तरह के होते हैं। एक तो जनरली होता है कि आपका डिस्क खसक गई, या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जो घुटने में होता है वो स्पाइन में भी हो सकता है। बट जी यदि ऐसा कोई दर्द हो तो मैं इस माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास कोई कमर का दर्द का पेशेंट आता है, देखिए क्या वो यंग है। यदि वो यंग है और वो कहता है कि साहब मैं जब रात में सोता हूँ तो सुबह सुबह अकड़ जाता है, तो ये रेड फ्लैग कमर का गठिया है, ये साधारण बैकएक नहीं है। बैकएक तो मेरी मदर को भी होता है, बट वो तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण होता है। तो ये पता जी लगाना एक डॉक्टर के लिए जरूरी है कि ये रेड फ्लैग है क्या। तो रेड फ्लैग का मतलब है कि आपकी दिमाग की बत्ती जल जाना है। यदि आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया सिर्फ कि क्या ये सुबह सुबह ज्यादा होता है, तो ये समझ लीजिए कि ये आप कमर का गठिया हो सकता है। यदि कमर का गठिया है तो इसके लिए आप एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। रूमेटोलॉजिस्ट क्या करेगा, एक आपकी MRI कराएगा और एक आपका जीन का टेस्ट कराएगा, उसको बोलते हैं HLA-B27। तो इससे पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है कि ये है। इसके बाद दवाइयां हैं जिसको हम लोग बायोलॉजिक्स बोलते हैं। वो सबसे पहले इस कंट्री में मैंने यूज किया था, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी में था। आज तो गंगाराम हॉस्पिटल में हूँ। तो इंडियन आर्मी 1.2 मिलियन, मतलब 12 लाख मेल से मिलके बनी है। तो 12 लाख मेल में मेरे पास 7,000 पेशेंट थे इस बीमारी के, कमर के गठिए के, जो किसी के पास नहीं थे। एक सिंगल सेंटर में वर्ल्ड में किसी के पास नहीं थे। जी तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस मैंने इकट्ठा किया। और उस समय बायोलॉजिक बहुत महंगे थे, 1 लाख रुपए का एक वायल आता था, तो आर्मी फ्री इलाज करती थी। बट आज इसकी कीमत बहुत कम हो गई है बायोलॉजिक्स की, तो इसको वाइडली अवेलेबल है। इसका इलाज संभव है। यदि आप रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपको यही सब दवाइयां देंगे वो लोग। जो जो गठिया है उनके लिए अलग दवाई है, कमर का गठिया है उनके लिए अलग दवाइयां हैं। जनरली कमर के गठिए में हम लोग बायोलॉजिक्स यूज करते हैं, और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें कई बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल हैं और बायोलॉजिक्स भी यूज होते हैं। और अब एक नई दवाइयां भी आई हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो काफी रिसर्च हो रही है, जैसे कार्डियोलॉजी में रिसर्च हुई 60s में 70s में, तो इतना कार्डियोलॉजी इतनी विकसित हो गई। आज रूमेटोलॉजी में इतनी ज्यादा विकसित हो रही है रूमेटोलॉजी। जी जी। डॉक्टर वेद, आपने जो बताया बायोलॉजिक्स के बारे में बताया, तो ये क्या दवाइयां होती हैं? और आपने बताया कि पहले काफी महंगी थी, तो अब ये अब इनका क्या रेट है? क्या ये आम आदमी पहुंच के? तो जैसे आपने सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर ने बोला ना, मेक इन इंडिया। तो क्या हुआ कि ये दवाइयां पहले बाहर बनाते थे, तो जी मनमाने दाम चार्ज करते थे। और ये बात जरूर है कि देखिए, रिसर्च तो वही लोग करते हैं, उन्होंने रिसर्च करके बताया। एक जमाने में बोला जाता था कि नहीं भाई, कमर के गठिया का कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने रिसर्च की, तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि भाई इसके कमर के गठिए के लिए ये बायोलॉजिक्स दिए जा सकते हैं। उन्होंने ट्रायल पब्लिश कर दी। उसके बाद मैंने 100 पेशेंट में ट्रायल किया, मैंने 100 पेशेंट को दिया। और मैंने भी अपना पूरा शोध अमेरिका और एशिया पैसिफिक दोनों ऑर्गेनाइजेशन में प्रस्तुत किया। ये बात आज की नहीं है, 20 साल पहले की बात है, अच्छा जब ये अच्छा। बायोलॉजिक्स नए नए आए थे। तो इस तरह हमारा नाम हुआ, लोगों ने मुझे जाना कि भाई, हाँ एक क्वेश्चन वो जरूर पूछते थे कि भाई आप इतना बायोलॉजिक्स इतना महंगा है, आपको कौन पैसे दे रहा है।
मैंने कहा इंडियन आर्मी दे रही है, बिकॉज इंडियन आर्मी का जो हेल्थ सिस्टम है वो एक जवान के लिए हो चाहे जनरल साहब के लिए हो, वो एक ही है। तो वो महंगी दवाइयां हम लोग यूज करते थे। अब चूंकि इंडिया में बनने लगी है तो सस्ती हो गई है, इसलिए हम बहुत सारे लोगों को यूज कर सकते हैं। एक संदेश मेरा जरूर है कि आप एक पढ़े लिखे रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको बताएगा कि आपको बायोलॉजिस्ट की जरूरत है कि नहीं। हो सकता है आपको जरूरत ना हो, साधारण दवाइयों से भी आप ठीक हो सकते हैं। जी जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले वो फिजिशियन के पास जाता है। हमारे फिजिशियंस पूरे भारत में वो कितने जागरूक हैं इस बात को लेकर कि वो लक्षणों को पहचाने और सही डॉक्टर के पास भेजें वो स्पेशलिटी की तरफ, ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, इस पूरा मुद्दा ही जो बेसिक्स है कि आपकी यदि कार खराब हो जाए तो आप साइकिल वाले के पास तो नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा सबका, डॉक्टरों का भी है, मीडिया का भी है, न्यूज़पेपर का भी है, टीवी का है, कि दोस्त को जागरूक किया जाए कि भाई दांत खराब हो जाए तो दांत के डॉक्टर के पास जाना है। यदि जी आपको जोड़ों की बीमारी हो जाए तो रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, और यदि आपको फ्रैक्चर हो जाए या आपको ऑपरेशन करना हो तो जी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए। ये बात हमको बहुत ही मुश्किल बताना होती है कभी-कभी, क्योंकि पेशेंट तो कमर्शियल कारणों से भी कई जगह जाता है, कई लोग रेफर भी नहीं करते, क्योंकि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो रेफरल सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। भाई आपको यदि जोड़ों की बीमारी है तो रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। बट कमर्शियल वर्ल्ड में ऐसा हो सकता है, किसी कारण से, अज्ञानता से भी हो सकता है ये, कि क्या होगा कि वो एक छोटे से गांव में कोई डॉक्टर बैठा हुआ है तो वो सोचता है यार अब इस कमर का गठिया, मैंने सुना है लोगों को कि यार इसका कोई इलाज नहीं है। तो बड़ी दुख की बात है कि जो विज्ञान ने तरक्की की है उस तरक्की को डॉक्टरों को भी नहीं मालूम कि जी ये तरक्की 20-30 साल में है, कि आज गठिया लाइलाज नहीं है, इसका इलाज अवेलेबल है। जिस तरह डायबिटीज का इलाज है, जिस तरह हाइपरटेंशन का इलाज है, उसी तरह गठिया का इलाज भी। जी। डॉक्टर वैद, आपने सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया था, ये थोड़ा बताएं इसके बारे में कि ये कितना महत्वपूर्ण है और इससे क्या जानकारी हासिल होती है अल्ट्रासाउंड करने से? देखिए, बात 2002 की है जब हमने अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदा, तो लोग, मेरी कम्युनिटी के लोग मेरे पर हंसते थे। लोग कहते हैं यार हमने पेट का अल्ट्रासाउंड सुना है, जोड़ों का अल्ट्रासाउंड तो नहीं सुना है। आज पूरी दुनिया अल्ट्रासाउंड करती है, आपको विश्वास नहीं होगा। ऑलमोस्ट जब यूरोप ने अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया तब मैंने अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया, और आज जब मैं देखता हूँ कि बहुत लोग करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं देश का पहला आदमी था जिसने अल्ट्रासाउंड शुरू किया। इनफैक्ट क्या हुआ कि एक सोसाइटी बनाई गई, अल्ट्रासाउंड सोसाइटी। तो ये पता लगाने की कोशिश की गई कि सबसे पहला व्यक्ति कौन था। तो हमारे पास तो हिंदुस्तान में इतना अच्छा डाटा नहीं है, तो जी फिलिप्स वालों के पास ये डाटा था, तो फिलिप्स की मशीन थी मेरे पास। तो जी फिलिप्स वालों ने रेडियोलॉजिस्ट को बताया, रेडियोलॉजिस्ट की सोसाइटी थी, कि कोई कर्नल साहब थे, उस समय कर्नल था मैं, कि एक कर्नल साहब थे, उन्होंने शुरू किया था अल्ट्रासाउंड। तो जी उन्होंने जी मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया अपनी सोसाइटी का। तो मैं उस सोसाइटी का भी वाइस प्रेसिडेंट था, अल्ट्रासाउंड सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि रूमेटोलॉजिस्ट की सोसाइटी नहीं है, वो रेडियोलॉजिस्ट की सोसाइटी है। अब बहुत से रेडियोलॉजिस्ट भी करते हैं। जी हाँ। जी इससे बहुत, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल चीज से, सब चीज इन्वेस्टिगेशन से, एक सिंगल चीज से डायग्नोज नहीं होती। कई ब्लड टेस्ट हैं, कई ऑटो इम्यून के टेस्ट हैं, कई अल्ट्रासाउंड हैं, कई एमआरआई हैं। बट याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण मशीन, रत्ना जी मालूम है कौन सी है? जी सबसे महत्वपूर्ण मशीन ये है, ब्रेन। एक अच्छे डॉक्टर के पास है जाएंगे तो डायग्नोसिस हो जाएगा, आपका ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। क्यों? कि वो कम से कम टेस्ट कराएगा। ज्यादा टेस्ट कौन कराता है? जो जितना अज्ञानी है वो ज्यादा टेस्ट कराता है। उसको समझ में बिल्कुल। नहीं आता क्या चीज है। या समझ में आ जाएगा तो उसको टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, अनुभवी जो है डॉक्टर्स उनकी जरूरत है, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं। क्वालिफाइड, देखिए क्वालिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, कि जी आपने यदि संस्कृत में एमए किया है तभी तो संस्कृत पढ़ा सकते हैं। आपने रूमेटोलॉजी की ट्रेनिंग की है तभी तो आप रूमेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं ना। कई लोग, क्या होता है, कभी कभी ऐसे भी लोग लिख लेते हैं रूमेटोलॉजिस्ट, इस देश में बहुत है। मतलब आप सोच लीजिए कि इस शहर में 200 लोग रूमेटोलॉजिस्ट लिखते हैं, इसी शहर में, दिल्ली में। कितने क्वालिफाइड हैं ये तो हम ही लोग जानते हैं, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन का।
जी, जी। सर ये बीमारी कितनी व्यापक है? आप एशिया पैसिफिक रीजन भी देख रहे हैं। भारत में और पूरे दुनिया में ये बीमारी इसका अगर प्रतिशत देखें तो क्या है? और रिमेटोलॉजी की बात हुई है तो उसके विशेषज्ञ उसके अनुपात में कितने हैं? बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रत्ना जी। एक्चुअली क्या है कि इंसिडेंस इसका बहुत ज्यादा है, इसलिए हुँ, हुँ। बहुत कम लोगों को मालूम है कि रूमेटोलॉजिस्ट इतने बिजी रहते हैं, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो सबसे कॉमन बीमारी है हमारे क्षेत्र में, जी। उसका इंसिडेंस करीब 1% है। तो आप हुँ, सोचिए 1% यदि होगा तो बहुत ज्यादा है, जितना डायबिटीज है। हुँ, अनफॉर्चुनेटली इस चीज को पहले लोगों ने सोचा नहीं, क्योंकि लोग पहले शायद आर्थोपेडिक सर्जन को दिखाते थे। तो आज मेरा ब्रदर भी भाई है, मेरा आर्थोपेडिक सर्जन, मैं उससे पूछता हूँ भाई तुम लोग क्या करते थे? कहते एक हुँ, जमाने में किसी को भी कुछ नहीं मालूम था, तो हम लोगों को भी कुछ नहीं मालूम था। जो हमारे पास बेचते थे तो हम लोग कभी प्लास्टर लगा देते थे, कभी कुछ। धीरे धीरे साइंस ने पता लगाना शुरू किया कि समस्या जोड़ों में नहीं है, समस्या हमारे ब्लड में है। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्टीयरिंग व्हील की तरह है। वो हुँ, स्टीयरिंग व्हील पे ऐसा हो जाता है, तो वो अपनी जगह से स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा खिसक जाता है। आपका जो हुँ, ऑटो इम्यून सिस्टम है थोड़ा सा खिसक जाता है, तो आपको आर्थराइटिस हो जाती है। तो उसको जी। दवाइयां बनाई गई कि इम्यून सिस्टम को करेक्ट किया जाए, और जैसे आप इम्यून सिस्टम को करेक्ट कर देते हैं आपकी आर्थराइटिस ठीक हो जाती है। मैंने आपकी हुँ, जोड़ों में समस्याएं नहीं है। कितनी हुँ, बड़ी उपलब्धि है जिन्होंने ये किया था। तो जी। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि कितना इंसिडेंस है, मैंने बताया आपको कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको गठिया बोलते हैं और कमर का गठिया बोलते हैं, वो काफी कॉमन है, मिस जी, होता है, पता नहीं चलता लोगों को क्या। सबसे कॉमन बीमारी ऑस्टियो आर्थराइटिस है। सभी को बूढ़ा होना है, सभी को वृद्ध होना है, जी। तो सभी को ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। तो हमारी सबसे कॉमन बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसका आज भी इलाज इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। दवाइयां हम हुँ, देते हैं, इंजेक्शन भी देते हैं, कई दवाइयां देते हैं जिससे कि कार्टिलेज यदि हेल्दी हो सके, बट इतना जी। सेटिस्फैक्टरी नहीं है जितना कि गठिया और कमर का गठिया का इलाज है। जी, जी। तो जब ऑर्थोपेडिक सर्जन की बात आती है तो ये किस स्टेज पर जो है वो क्या दोनों ही तरह के गठिया में उनकी आवश्यकता पड़ती है? और कमर की हाँ, ये गठिया की भी देखिए, अगर पूछें? वो हमारे हमारे जो सहयोगी हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो हमारे बड़ी मदद करते हैं। काहे में? वो मदद करते हैं सर्जरी में। तो यदि हुँ, जोड़ बिल्कुल खराब हो जाए, जैसे आप देखिए सबसे कॉमन सर्जरी इस कंट्री में कौन-सी है? ऑस्टियोआर्थराइटिस की। क्योंकि जी। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस का चूँकि इलाज नहीं है, तो सभी जोड़ अल्टीमेटली बिल्कुल खराब होने वाले हैं। हुँ, चाहे हुँ, मेरे को हो, चाहे और किसी वृद्ध आदमी को हो। तो जी। आज मेरा जोड़ इतना खराब है, कल इतना खराब हो जाएगा। तब मैं आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाता हूँ, तो यदि वो दवाइयाँ ठीक ना करें जिस जोड़ को, और जोड़ बिल्कुल खराब हो जाए, आपका चलना-फिरना दूभर हो जाए, आपको बाथरूम तक जाने के लिए किसी को उठाना पड़े, तो फिर हमारे सर्जन लोग उसका ऑपरेशन करते हैं। और इसके माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, देखिए आपकी आँख खराब हो जाए तो आप तुरंत आई डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो जी। आपको आँख का ऑपरेशन करके ठीक कर देता है। उसमें जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब जोड़ों की बीमारी होती है और डॉक्टर बोलता भी है कि आपके जोड़ पूर्णतः खराब हैं, अभी दवाई से ठीक नहीं होंगे, तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं, फिर वो हेजिटेट करते हैं। तो हुँ, हुँ, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ जो सर्जरी है वो हुँ, ऑलमोस्ट 100% सक्सेसफुल है। ये समझ लीजिए। यदि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आपका जोड़ पूर्णतः खराब हो गया है हुँ, और आपको सर्जरी की ज़रूरत है, सर्जरी जी। की ज़रूरत है कि नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? ये रूमेटोलॉजिस्ट और पेशेंट। सर्जरी हुँ, करेगा कौन? वो रूम ऑर्थोपेडिक सर्जन। वो जी। सर्जरी करने वाला वो है, सर्जरी करने वाला हम नहीं है। जी, और जी, भी जी। कई समस्याएँ आती हैं जब जोड़ बिल्कुल खराब हो जाते हैं, डिसेबिलिटी हो जाती है, तो हुँ, कभी-कभी हुँ, हम अपने जो हमारे ऑर्थोपेडिक दोस्त हैं उनकी मदद लेते हैं। जी। सर आप एचसीक्यू का भी काफ़ी प्रयोग करते रहे हैं इलाज में, ये कितनी इफ़ेक्टिव है? क्योंकि अभी कोविड के समय इसका काफ़ी इस्तेमाल हुआ था और जी रिमेटोलॉजी में हाँ, इसका एक्चुअली जी। ये आपने एक ऐसी बात पूछी जो मेरे बहुत क्लोज़ है मेरे हार्ट के, कि जो जी। सबसे पहली दवाई, ऑलमोस्ट जो कॉमन दवाई थी आर्थराइटिस की, वो है एससीक्यू, जिसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन। देखिए जी। क्लोरोक्विन के बारे में हम सबको मालूम है, एक मलेरिया की दवाई है, और बहुत पहले से है। एक छाल थी पेड़ की, उससे बनाई जाती थी और खाते थे लोग, उससे मलेरिया जी। ठीक हो जाता था। बाकी फिर इंग्लिश लोगों ने उसको लैब में बनाना शुरू कर दिया, उसको
क्लोरोक्विन का नाम दिया गया। तो क्लोरोक्विन दवाई मलेरिया के लिए यूज होती थी। बाद में पाया गया कि क्लोरोक्विन आर्थराइटिस को भी ठीक कर देती है, बट बाद में पाया गया क्लोरोक्विन को बहुत दिनों तक यूज करेंगे तो कुछ साइड इफेक्ट होते हैं उसको, इसलिए उसको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बनाया गया। उसमें हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल जोड़ दिया गया, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो आज भी गठिया की सबसे कॉमन दवा इस कंट्री में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है। एक छोटा गांव का डॉक्टर से लेके सब डॉक्टर लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, हम लोग भी लिखते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन दवा है, लंबे टाइम तक खाई जा सकती है, और करीब 25-50 गठिया, जो 100 गठिया मैंने बताया उससे 25-50 गठिया में काम करती है, और इंडिया उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तभी तो कोरोना में यूज हुआ था, और आपने देखा कोरोना में कितना लड़ाई झगड़ा हुआ। अमेरिकन बोलने लगे कि रेमडेसिविर यूज करिए, क्योंकि उनको लगा कि शायद सारा पैसा इंडिया ही ले जाएगा क्या। जी जी, इसमें एक और बात सामने आई थी पीछे कि प्रदूषण से इसका क्या लिंक है, गठिया का प्रदूषण से क्या लिंक है? जी यहाँ प्रदूषण से ये क्या था कि पहले इतना नहीं मालूम था, फिर बाद में रिसर्च की गई कि जो स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग से एक प्रोटीन है बॉडी में, वो चेंज हो जाता है, उसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया सिट्रुलेशन, उससे आर्थराइटिस हो जाती है। तो इसमें स्मोकिंग और आर्थराइटिस पे बहुत रिसर्च हुई, और ये एस्टेब्लिश किया गया कि हाँ, स्मोकिंग हार्ट के लिए भी डेंजरस है और जॉइंट के लिए ज्यादा डेंजरस है। तो जब स्मोकिंग पे इतना काम हुआ तो पॉल्यूशन पे काम हुआ। पॉल्यूशन में हमारे एम्स में डॉक्टर उमा ने काम किया पॉल्यूशन को लेके, कि भाई जहाँ जहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है वहाँ आर्थराइटिस ज्यादा होती है। तो इस पे काफी काम अभी होना बाकी है, और इनिशियल रिसर्च पेपर कहते हैं कि शायद पॉल्यूशन और आर्थराइटिस का भी लिंक है, बट स्मोकिंग का लिंक जो है वो पूर्णतः एस्टैब्लिश है। एक और बीमारी, क्योंकि स्मोकर शायद अभी जानते ही नहीं इस बात को। जी एक और बीमारी जिसको गाउट बोलते हैं, एक और गठिया होता है, वो लाइफ स्टाइल से है। लाइफ स्टाइल का मतलब है जो बहुत ज्यादा इंडल्ज करते हैं अपने को अल्कोहल में, मीट मछली में, जितना रिक्वायरमेंट कैलोरी का नहीं उससे 10 गुना खाते हैं, उनको एक बीमारी होती है, उसको गाउट बोलते हैं। तो गाउट क्या होता है कि एकदम से इतना सीवियर दर्द होगा आपको एक जॉइंट में जनरली, उसको गाउट बोलते हैं। उसके लिए हम बोलते हैं कि भाई आप ये मत खाइए, ये मत खाइए, जिससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इस बीमारी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो जो हाई प्रोटीन्स वाले चीजें हैं, जैसे रेड मीट है, अल्कोहल है, हम उनको बोलते हैं कि ये मत खाइए तो आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा, और कुछ यूरिक एसिड कम करने की दवाई देते हैं। तो लाइफ स्टाइल चेंज करना और स्मोकिंग बंद करना, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एविडेंस बेस्ड हैं। कई लोग बोलते हैं कि साहब क्या मैं खट्टा खा लूं कि नहीं खाऊं, मैं पापड़ खाऊं कि नहीं खाऊं, अचार खाऊं कि नहीं खाऊं। तो वैज्ञानिकों ने तरह तरह के प्रयोग किए और पाया गया कि नहीं, इनसे कोई संबंध नहीं है। तो हमारे पेशेंट आज भी पूछते हैं हमसे कि साहब वो तो उधर डॉक्टर गए थे, उन्होंने मतलब अचार मत खाना, मैं तो साहब अचार भी नहीं खा रहा, ये भी नहीं खा रहा, वो भी नहीं खा रहा। मैंने कहा देखिए इसका सिंपल सा जवाब है, कि कोई चीज से आपको नुकसान है तो मत खाइए। आप कहते हो साहब मैं पापड़ खाता हूँ मेरा जोड़ का दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि आपके शायद साइकोलॉजी में बैठा हुआ है, तो मत खाइए। और जहां तक विज्ञान कहता है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसका इससे कोई संबंध नहीं है डाइट से। जी सर, बस एक सवाल और पूछूंगी, युवाओं में कितना ज्यादा है अब ये समस्या, क्या युवाओं में बढ़ रही है, और क्या ये भी उनकी लाइफस्टाइल के कारण है? देखिए ये बीमारी, एक बार जब मैं रूमेटोलॉजिस्ट बना तो मेरे को किसी ने बोला कि अच्छा आप तो सीनियर जनरल साहब का इलाज करते होंगे। मैं तो यंग था उस समय। मैंने कहा नहीं, मेरी ओपीडी में यदि 100 लोग बैठे हैं तो 90 लोग यंग हैं। तो ये यंग लोगों की ही बीमारी है। जो गठिया और कमर का गठिया मेन होता है 20 से 30 साल की उम्र में। तो आप सोचिए ऐसी बीमारी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तो नहीं होता, ये जो बीमारी है रूमेटोलॉजी, आज में भी मेरे ज्यादातर पेशेंट 80 to 90% या तो यंग वुमेन है या यंग मेल्स हैं। सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस को छोड़ दीजिए तो ज्यादातर बीमारियां यंग लोगों में होती है, क्योंकि जो इम्यून डिस्टर्बेंसेस हैं वो यंग में ज्यादा होते हैं। हाँ, इसका कई चीजों से लिंक है, जैसे मैंने बताया कमर का गठिया से एक जीन है एचएलए, उसका लिंक है। रूमेटॉइड फैक्टर पे भी काफी रिसर्च हो रही है कि जो स्मोकर्स हैं उनमें शायद एक प्रोटीन चेंज हो जाता है उसमें है, और कई चीजें। ये जरूर तय है कि ये यंग लोगों की बीमारी है, और यदि और भी कई अननोन फैक्टर्स होंगे जो धीरे धीरे साइंस को पता चलेंगे, बट ये तय है कि यंग लोगों की बीमारी है। और इसके लिए
हमें एक स्वस्थ जीवन जीना चाहिए। ये तो सबको मालूम है कि स्वस्थ जीवन क्या है, इसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हाँ, इसकी ये जरूरत है कि मीडिया बताए कि स्वस्थ जीवन जीना चाहिए, मतलब जंक फूड ना खाएं, अल्कोहल नहीं पिए, स्मोकिंग नहीं करें, आप एक्सरसाइज करें। ये सबको मालूम है, अनफॉर्चुनेटली मालूम सबको, करता कोई नहीं। जी, डॉक्टर वेद चतुर्वेदी, आपने बहुत ही विस्तार से इन बीमारियों के बारे में, जो गठिया की जो सभी तरह की बीमारियां उनके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको इससे जरूर फायदा मिलेगा। जीवन शैली में जरूर अपने अपने बदलाव करें अगर आपकी गलत जीवन शैली है। साथ ही साथ जिस तरह के परीक्षण डॉक्टर साहब ने बताए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ लक्षण है तो आप जरूर उनका परीक्षण कराएं और समय रहते इलाज कराएं। डॉक्टर चतुर्वेदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आवाज़े ख़वातीन से जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी कई विषयों पर चर्चा होती रहेगी। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।